सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज अपन बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के। सो बात आती है सर जी आज एशियन पेंट्स की बात क्यों करनी है। एशियन पेंट्स जैसे किसी भी कंपनी की अपन बात कर सकते हैं। वाई एशियन पेंट्स? MR साहू जी कह रहे हैं आप लाइव हो। यस आई नो सर। तो सर एशियन पेंट्स की बात क्यों करनी है? आप किसी भी पेंट कंपनी की बात कर सकते हैं या इनफैक्ट किसी भी कंपनी की बात कर सकते हैं। तो आज एशियन पेंट्स को आपके कवर करने का एनी स्पेसिफिक रीजन? सर एशियन पेंट्स को कवर करने का स्पेसिफिक रीजन है, सबसे पहला रीजन ये 1967 में 67 में जाके मार्केट लीडर बना था 1967 में, और तब से लेके अब तक लगभग 53-54 साल हो चुके हैं और 54 ईयर्स में इसकी मार्केट पोजीशन हिली भी नहीं है। अब बोलेंगे सर यार ऐसा कैसे हो सकता है, न जाने कितनी कंपनियां पेंट में आई, पहले शालीमार थी, फिर बर्जर भी आया, नेरोलैक भी आया, विदेशी कंपनियां भी आई, इतना सब कुछ हो गया, ये 53 साल से 54 साल से कैसे मार्केट लीडर रह सकती है? नंबर वन एक बार होना समझ में आता है, 50 साल तक नंबर वन कैसे हो सकता है? तो आज अपन यही डिस्कस करने वाले हैं कि यार कोई 50 साल तक नंबर वन कैसे हो सकता है। दूसरी बात जो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ये ओनली कंपनी, इकलौती कंपनी है इन द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इतिहास में, ऐसा नहीं पेंट कंपनी के इतिहास में, ऐसा भी नहीं कि इंडियन कंपनी के इतिहास में, ऐसा भी नहीं फॉरेन कंपनी के इतिहास में, पूरा बिजनेस की जितनी भी कंपनी आपने आसपास देखी उसके इतिहास में, जो कि कंटिन्यूअस 20% की ग्रोथ से ज़्यादा की ग्रोथ दे रही है पिछले 60 सालों से। आपको कई कंपनीज मिल जाएगी जो ना सर 20 क्या 22% की रेट से भी ग्रोथ दे रही है, लेकिन वो शायद दे रही होगी 20 साल से, 22 साल से, 25 साल से। ये 60 साल से 20% का एवरेज ग्रोथ देती जा रही है। और ये एवरेज ग्रोथ नॉर्मल ब्याज जो होता है वो वाला ब्याज नहीं है कि 100 के 120 होंगे, ये CAGR है, ये चक्रवृद्धि वाली चीज़ है। इसको अगर आप ऐसे समझो 20% ग्रोथ के हिसाब से अगर कोई CAGR के हिसाब से काम कर रहा है तो उसका बिजनेस हर तीसरे साल लगभग डबल हो जाता है। आपके पूरे बिजनेस को हर तीसरे साल लगभग डबल कर देना। 5,000 देखो, आपका 2 करोड़ के बिजनेस को 3 साल में 4 करोड़ कर देना समझ आता है, पर अगले 3 साल में 4 करोड़ को 8 करोड़ कर देना, बोले शायद वो भी समझ में आता होगा। लेकिन अगले 3 साल में 8 को 16, अगले 3 साल में 16 का 32, अगले 3 साल में 32 का 64, इस प्रकार का एशियन पेंट्स ने पहाड़ा चला रखा है। उसके बाद अगर 1992 के बाद ये लिस्टेड हुई थी, और अगर मैं इसको 2000 से कैलकुलेट कर लूं तो अगर आपने एशियन पेंट्स में 1 लाख रुपए लगाए होते, कितने? 1 लाख, तो लगभग अभी होते 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास। सो इतनी अमेजिंग % रिटर्न दी है इसने। सो आप मुझे बताओ करना चाहिए कि एशियन पेंट्स की केस स्टडी? आप सबको क्लियर है कि राहुल जी अच्छा तो इसलिए हो रही है एशियन पेंट्स की केस स्टडी? सर 54 साल से मार्केट लीडर होना छोटी बात है, हर तीसरे साल बिजनेस डबल कर लेना, अपने शेयर की प्राइस को 1800 गुना से ऊपर ले जाना। तो अच्छा आपने कहा राहुल जी तो क्या यार नंबर 1 पेंट बनाते हैं? नहीं सर, दे आर नॉट द बेस्ट। एशियन पेंट्स का पेंट्स ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री का नंबर 1 पेंट है, बेस्ट नहीं है। इससे बढ़िया तो एक्सो नोबल का पेंट आता है, वो इससे कहीं बेटर है। और भी बहुत सारे फॉरेन ब्रांड आते हैं जो जिनकी पेंट की क्वालिटी इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो ये बेस्ट तो नहीं है, और ये सस्ता भी नहीं है क्योंकि इससे सस्ते भी कई ब्रांड उपलब्ध है। तो इससे सस्ती चीज़ें मार्केट में है, इससे अच्छी चीज़ें मार्केट में है, उसके बाद भी भैया ये लीडर है। ऐसा क्या हो गया? बोले राहुल जी 2 ही चीज़ों पे बनता है मार्केट लीडर, सस्ता या बढ़िया। ये दोनों ही नहीं है, न सबसे सस्ता है न सबसे बेटर है, फिर भी मार्केट लीड कर रहा है। और कंपटीशन इसको पकड़ ही नहीं पा रहा। ऐसा नहीं कि 2 साल 5 साल से ट्राई कर रहा है, 54 साल से ट्राई कर रहा है, आज तक तो आया नहीं, और अगले 54 ईयर्स तक भी आ जाए ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। तो हमको आज क्या सीखना है कि एक छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेस, आपके जैसा मेरे जैसा, इसमें से क्या सीख सकता है। डन। तो एक छोटे बिजनेस, तो आप इसको एशियन पेंट्स की स्टडी ऐसे में सुना, अरे सर बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, नहीं। इस बड़ी बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों में से एक छोटा बिजनेसमैन क्या छोटे छोटे लेसन सीख सकता है, ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की बात कर दें। इसकी स्टार्ट कब हुई? इसकी स्टार्ट हुई थी 1942 में, चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था,
उस समय वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया पे एक ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटेन ने कहा भैया सारा फोकस युद्ध पे करना है, तो ये फालतू बिजनेस करो थोड़े से कम। तो बाहर से जो पेंट आया करता था वो इन्होंने बैन कर दिया कि भैया इंडिया में बाहर से पेंट नहीं आएगा। अब इंडिया में बाहर से पेंट नहीं आएगा, पेंट की तो जरूरत पड़ती है। पेंट दो तरह का होता है, एक तो इंडस्ट्री को भी पेंट की जरूरत है, इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं केमिकल में लगता है पेंट, और फिर घर की रौनक लगाने के लिए भी चाहिए भाई सब। फिर क्या किया जाए, तो उस समय देखा जाए तो बहुत डिमांड बहुत ज़्यादा, भाई इंडिया धीरे धीरे, चाहे पॉपुलेशन तो थी इतनी नहीं थी लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन थी, तो भैया घर में पेंट करना है, दीवारों पे पेंट करना है, इंडस्ट्री पेंट है, तो डिमांड ही डिमांड, और सप्लाई एकदम से खत्म हो गई। गिनती की 2-4 विदेशी कंपनियां जिनका प्रोडक्शन लिमिटेड, 1-2 इंडियन कंपनी थी शालीमार पेंट टाइप, लेकिन वो भी प्रोडक्शन लिमिटेड। तो इतनी सी कंपनियां सप्लाई में और इतनी सारी डिमांड। तो इस समय तो ऐसा माहौल है कि भैया जो भी व्यक्ति कूद जाएगा पेंट बनाने में वो पैसे बना लेगा। तो हमारे जो चंपकलाल चौकसी जी थे, एक इसके जो ओनर थे चंपकलाल चौकसी, उन्होंने गेम एंटर किया। ये 4 लोग थे उस समय, ये चंपकलाल चौकसी जी, और इन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ बैठे, और 3 दोस्त 4 दोस्त मिले और एशियन पेंट्स की शुरुआत कर दी। बोले भैया अभी तो पेंट चलेगा जबरदस्त, क्योंकि बाहर से तो आना नहीं है और यहाँ इतना बनना नहीं है, डिमांड तो अंधी है ही, मजा आ जाएगा। ठीक है साहब, चालू कर दिया गेम। फिर कौन से सेगमेंट में जाएं साहब, B2B में जाएं। B2B बहुत आसान होता है, B2B में एक ऑर्डर आया 10,000 का, आज की कंडीशन, उस समय 10,000 बड़ी बात थी, आज की कंडीशन के हिसाब से बात करूं, B2B में एक ऑर्डर 5 लाख का, 10 लाख का यूं आता है। छोटा छोटा बेचने में तो जोर आता, तो इन्होंने सीधे B2B पे अप्रोच किया। लेकिन B2B इंडस्ट्रियल लोग, बड़े लोग, बड़ी फैक्ट्रियां, उन्होंने कहा नहीं यार, तुमने अभी कल दुकान खोली है, क्या ही पेंट बना पाओगे और क्या ही हमको दे पाओगे, रहने दो यार। तो इसने बहुत जोर लगाया, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन इंडस्ट्रियल पेंट वालों ने कुछ खास भाव दिया नहीं। तो भाई साहब ठीक है, तो फिर इनको क्या करना चाहिए था, धंधा बंद कर देना चाहिए था। एक आम बिजनेसमैन होता तो ये कहता सर स्ट्रगल है सर, राहुल जी मेरा माल ही नहीं बिक रहा सर, मैं क्या करूं सर, मैं तो रोज जाता हूं, मैं तो हर फैक्ट्री जाता हूं, जगह मैं हर फैक्ट्री पे जाता हूं, मैं तो इधर भी चला गया, मैं तो उधर भी चला गया, मैं तो सेल ही नहीं आ रही राहुल जी, मैं क्या करूं। मैं हमेशा कहता हूं जब आपको सेल एक सेगमेंट से नहीं मिले तो दूसरे सेगमेंट में चले जाओ। तो चंपकलाल चौकसी जी ने कहा ठीक है साहब, दूसरे सेगमेंट में जाते हैं। तो चंपकलाल चौकसी जी ने कहा कि चलो मुझे B2B नहीं दे रहा, इंडस्ट्रियल पेंट में एंट्री नहीं हो पा रही, बड़ी मुश्किल है, कम ऑर्डर है, कम सप्लाई है, एक काम करते हैं B2C में चले जाते हैं, कस्टमर को डायरेक्ट बेच देंगे। तो कस्टमर को कहाँ बेचे साहब, तो 2 सेगमेंट थे, इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट, वहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती थी, तो कोई बात नहीं, हम डेकोरेटिव में चले जाएंगे। जब आपको मार्केट में, देखो आप बिजनेस करने निकले हो, आप पैसा कमाने निकले हो, अगर आपका एक इंडस्ट्री से, एक शहर से ना हो तो दूसरे शहर जाओ, एक प्रोडक्ट से ना हो तो दूसरे प्रोडक्ट में जाओ, एक इंडस्ट्री से ना हो तो दूसरी इंडस्ट्री में जाओ। आपका एक्स कस्टमर नहीं ले रहा तो वाई के पास जाओ, ये गया B2C के पास। और इन्होंने कहा ऐसी कोई सेगमेंट ढूंढूं, कहाँ मिलेगा कस्टमर। तो इन्होंने रिसर्च की तो पता लगा कि यार पहले तो हमारे गाँव में पशुधन, आज़ादी से पहले की बात है, तो बहुत ज़्यादा पशुधन हुआ करता था। तो क्या था कि जो साउथ इंडिया में जो बैल है, गाय है, उनके सींग पे पेंट किया जाता था कि ठीक है बस सुंदर दिखना चाहिए, तो नीला पेंट कर दिया, पीला पेंट कर दिया, पहचान भी हो जाती थी। एक तो पहचान की भैया ये तो कालू जी के बैल हैं, ये तो अन्ना के बैल हैं भैया, इनका तो कलर ये वाला है। या कभी कभी फेस्टिवल में जा रहे हैं तो हम सज धज के जाएंगे तो हमारा तो पशुधन भी सज के जाना चाहिए, तो उनके सींग वींग को पेंट करने के लिए चाहिए होता था गाँव में। दूसरा, गांव की चौखट, दिवाली आ रही है तो चौखट पेंट कर दी, पूरा घर पेंट करने की कैपेसिटी नहीं थी तो थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया, कोई बात नहीं। वो सेगमेंट बहुत बढ़िया था। ये गए गांव गांव में, क्योंकि पेंट की जितनी भी दुकानें थी, जितना भी काम है, वो क्या होता है जब भी कोई कंट्री ग्रोथ नहीं करती, उसका जितनी भी ग्रोथ होती है वो बड़े शहरों तक सीमित होती है। जो मिलेगा बंबई, दिल्ली, कलकत्ता मिलेगा भाई साहब, गाँव में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसने कहा गाँव में मैं चलता हूँ ना साहब। तो कुल मिला के देखो, आपका B2B सेगमेंट मना करे तो B2C में घुस गए, B2C में आपका शहरी क्षेत्र मना करे तो हम ग्रामीण क्षेत्र में घुस गए। बिजनेसमैन वो जो राह ढूंढ ले, तो भाई ने राह ढूंढ ली, बोले ठीक है भाई B2B नहीं देगा, B2C जाऊंगा, गाँव, शहर नहीं देगा, गाँव जाऊंगा, गाँव चला गया और गाँव पे फोकस किया, और फोकस किया तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, जबरदस्त रेस्पॉन्स। क्यों, गाँव में कोई आ ही नहीं रहा था। गांव में कह रहे गांव वाले क्या करते हैं, सारा माल शहर में बिकेगा, मजे करेंगे। उसने कहा भैया तुम सारा शहर में बेच लो,
शहर में 10,000 की ऑडियंस बेचने के लिए तुम 100 दुकानें लेके बैठ गए, फिर कंपटीशन कंपटीशन कहते हो। देखो गांव में चाहे घर 100 हैं पर बेचने वाला कोई नहीं है, मैं वहां जा रहा हूँ, पहुंच गया और मजा आ गया, बहुत अच्छा बिजनेस किया। और जब बिजनेस का स्वाद चख लेता है, जब कोई सफलता का स्वाद चख लेता है, तो धीरे धीरे भाई साहब गांव से इतने ऑर्डर आने लग गए कि धीरे धीरे बोले गांव में नाम चला, और वो गांव वाले बाहर गए तो धीरे धीरे शहर से भी ऑर्डर आने लग गए। तो 10 साल के अंदर अंदर लगभग 42 में चालू किया, 52, अच्छा बीच में F47 आया, भारत भी आज़ाद हो गया तो और हाथ खुल गए, बीच में थोड़ी बंदिशें थी, यही कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, 47 आया, थोड़ी सी और बंदिशें खुल गई। तो 10 साल 1952 आते आते इन्होंने अपना टर्नओवर 23 करोड़ रुपए, उस समय 23 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने टच कर लिया, और गांव में और शहर में डेकोरेटिव पेंट में इन्होंने महारत हासिल कर ली। अब क्या करना चाहिए? अब रुक जाओ यार, राहुल जी बताओ यार, 1952 में अगर किसी का 23 करोड़ का टर्नओवर है और वो 10% भी मार्जिन कमाता है तो 2.5 करोड़ कमा रहा है, 20 लाख रोज के 1952 में। राहुल जी उसको इस समय क्या करना चाहिए? एक जमीन ले लेनी चाहिए और एक अपनी हवेली बनानी चाहिए, उसको वैसा मजे करने चाहिए, घूमे विदेश घूमे, आनंद ले। लेकिन सर जो बिजनेसमैन सफलता का स्वाद चख के रुक जाए वो बिजनेसमैन कहाँ होता है बताओ? तो मैं आपको नोटिस करना, इस कहानी के माध्यम से वो गलतियां बता रहा हूं जो छोटे बिजनेसमैन करते हैं। पहला, सर मेरा माल तो बिक ही नहीं रहा। कौन नहीं ले रहा तेरा माल? B2B जा B2C। सर मेरा माल ये इंडस्ट्री वाले ले रहे थे, दूसरी इंडस्ट्री में बेच दें। इस शहर में तो नहीं है, दूसरे शहर चले जाओ। सर इस शहर में दिक्कत है, गांव चले जाओ, एरिया चेंज कर दो। दूसरी दिक्कत, शुरुआत में स्ट्रगल आता है, आधे लोग कहते हैं स्ट्रगल है पर यहीं लगा रहूंगा, लगा रहे भाई चेंज तो करो। फिर उसके बाद सक्सेस आ गई तो हो गए हम राजा बाबू कि राहुल जी हमें दिक्कत क्या है, मर्सिडीज से निकलते हैं घर से, मर्सिडीज से ही ऑफिस में आते हैं, बड़ा बंगला बना रखा है, बड़ी फैक्ट्री बना रखी है, जगह जगह जमीनें खरीद रखी है, और लेकिन रोज माथामारी कर रहे हैं ऑफिस में, बढ़िया है चल रहा है। इसने कहा नहीं भाई साहब, हम गली के लिए गेम नहीं खेलेंगे, हम नेक्स्ट लेवल गेम खेलेंगे। तो उन्होंने फिर मार्केट की रिसर्च की, तो रिसर्च करी कि उस समय 2 तरह के पेंट अवेलेबल थे, शायद आपको याद होगा। एक तो था ड्राई डिस्टेम्पर, उसका काम क्या था? पहली बात सबसे सस्ता था तो सबसे ज्यादा चलता था, लेकिन क्या होता था दीवारों से उतर जाता था। वो दीवारों पेंट लगाओ पपड़ियां उतर रही है कि भैया अभी पेंट कराया था, साल 2 साल में तो पपड़ियां उतरने लग गई। उसके अगर बगल से गुजर जाओ टच हो जाओ तो भाई साहब पूरी पेंट वाइट कर देगा, शर्ट वाइट कर देगा, मतलब पूरा पेंट से टच होते ही वो पूरा आपके चिपक जाता है, कपड़ों के चिपक जाता है, पपड़ियां उतर जाती है, स्मेल बुरी आती है। स्मेल की स्पेलिंग गलत है, कोई नोटिस करे इसके पहले मैं बता देता हूँ। थोड़ी स्मेल गंदी आती है, कपड़ों के चिपक रहा है, पपड़ियां उतर रही है, लेकिन फिर भी ले रही जनता, क्यों? सस्ता है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना साहब, इसका ऑप्शन है प्लास्टिक इमल्शन लगाओ, न तो बदबू आएगी, न कपड़ों की चिपकेगा, न पपड़ियां उतरेगी, लेकिन वो नहीं लगाती जनता। क्यों? बोले यार महंगा आता है। अगर वो ड्राई डिस्टेम्पर 10 रुपए का तो इमल्सन 50 रुपए का, कौन करेगा इतनी माथाफोड़ी? इतना महंगा, इतना पैसा नहीं है भाई साहब। तो इसने कहा कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना मार्केट में। इन्होंने इन्वेंट किया, इन्होंने खुद ने इनोवेट करके ये निकाल के लाए वॉशेबल डिस्टेम्पर। इसने कहा भैया इसमें प्लास्टिक इमल्सन की खूबियां हैं और ये प्लास्टिक इमल्सन से सस्ता भी है, तो वही खूबी है लेकिन सस्ता है, होगा डबल तो है ये भी। वो 10 नॉर्मल डिस्टेम्पर 10 का है, इमल्सन 50 का है, ये भैया 15-20 में आ जाएगा, लेकिन खूबियां भी तो देखो। तो धीरे धीरे चलने लग गया, और वॉशेबल डिस्टेम्पर इन्होंने ही किया तो यही चलाते थे। तो भाई साहब चलते 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 मार्केट में ये चल गया, और 1967 में तो ऐसी स्थिति आई, 25 साल बाद। देखो इन्होंने 52 में चालू किया, 10 साल बाद इन्होंने गांव गांव में बेच के, पेंट बेच के काम किया अपना। 15 साल के अंदर इन्होंने वॉशेबल डिस्टेम्पर जब बनाया तो पूरा गांव नहीं, शहर नहीं, राज्य नहीं, पूरे देश के लीडर बन गए। 1967, अब क्या करा जाए? अब चटाई बिछा लो, अब सो जाओ आराम से, अब क्या दिक्कत है? राहुल जी अब तो देश के लीडर है, अब क्या करना है? नहीं, जो रुक जाए ना, जो रुक जाए वो बिजनेसमैन नहीं होता। आपके अपने अंदर का ट्रू बिजनेसमैन है या नहीं है, वो जागृत का एक ही सवाल है। आपका मन करता है कि बस बहुत हो गया, आपका मन करता है वहीं बिजनेस खत्म है आपका। आप कहते हो जी 100 करोड़ है बस बहुत है, अरे नहीं भाई, उस अंबानी का 1 लाख करोड़ पे भी बहुत नहीं है। वो कह रहा है भाई साहब अभी तो और करना है, अभी तो और करना है। तो 67 में मार्केट लीडर बन गए। अब सबसे टफ काम तो अब चालू हुआ कि मार्केट लीडर बने रहना,
क्योंकि मार्केट लीडर अगर बन गए तो अब तो पूरी दुनिया आएगी आपके पास, क्या करें। अब ये सवाल ये है कि अभी तक भी मार्केट लीडर क्यों है। तो चैट बॉक्स में सर मुझे कि ऐसा पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, चैट बॉक्स में बताइए अभी तक जो सुना आपने उससे क्या क्या सीखा, क्या क्या लर्न किया। अभी अपन डिस्कस